नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राचीन इतिहास पुरातत्व संस्कृति के बीए थर्ड सेमेस्टर के क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको लगभग हम 9-10 क्लासों में कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम एकदम नज़दीक है और कम समय में कैसे बेहतर तरीके से आप अपने सिलेबस को भी कवर कर लें और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दे पाएं। हमने सबसे पहले आप सभी के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम पर एक सूक्ष्म अवलोकन किया हुआ है। यदि आपको अभी तक वो वीडियो ना मिला हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक को फॉलो करते हुए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को शुरुआत करिएगा। हमने वहां पर बताया है कि जो हमारी इस पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है वो इतिहास जानने की शोध से होती है। इसके पहले हम थोड़ा सा यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पेपर का नाम है वो क्या है? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या है? उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास कब से कब तक पढ़ना है इसको? 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक, इसके बीच के इतिहास को हमको यहां पर अवलोकन करना है। ठीक है, आपको हम बता दें कि इस काल को या इस बीच के समय को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, अर्थात मध्यकाल के पहले का जो काल था वो क्या कहलाया? पूर्व मध्यकाल। इसके अलावा हम इसको राजपूत काल की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसके बीच के काल को तो हमको क्या पढ़ना है? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजन कैसे? किसको हम माने कि उत्तर भारत और किसको माने कि हम दक्षिण भारत? तो उसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक सूक्ष्म अवलोकन कर लेते हैं कि उत्तर भारत किसे कहेंगे और दक्षिण भारत किसे कहेंगे। तो हम आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा, देखिए ये आपका भारत का मैप है। इसमें हम इसको बीचों बीच बांटने का काम करते हैं और वो बांटने का काम कौन करता है? हम देखते हैं कि यहाँ से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से और उसका नाम है नर्मदा नदी। और आमतौर पर यही नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का काम करती है। इसके उत्तर का जो हिस्सा है वो कहलाता है उत्तर भारत और इसके जो दक्षिण का हिस्सा है वो कहलाता है दक्षिण भारत। ठीक है, इसके अलावा हम मान लेते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं वो भी क्या करती हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का काम करती हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये भी क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत में विभाजित करने का काम करती है। तो ये ऊपर का हिस्सा कहलाया आपका उत्तर भारत और नीचे का हिस्सा कहलाया आपका दक्षिण भारत। तो हम जो है अपने इस थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसको यहाँ पर देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका अगला सेमेस्टर होगा, जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, वहां पर हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस और ये आपका हो गया फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, समझ में आया? अब हम चर्चा करेंगे अपने पाठ्यक्रम पर कि पाठ्यक्रम में हमारे क्या दिया गया है। ठीक है,
शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि क्या दिया गया है, इतिहास जानने के शोध। हमने आपको बताया भी है, पहले भी बताया था कि इतिहास को जानने के लिए हमको साधनों पर डिपेंड होना पड़ता है, स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ता है, और उन स्रोतों के माध्यम से ही हम अपने इतिहास को लिखने का काम करते हैं, इतिहास को जानने का काम करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इतिहास जानने के शोध की चर्चा करनी है। पर ध्यान देना है, इतिहास जानने के शोध आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि इतिहास जानने के कुल 3 शोध होते हैं, साहित्यिक शोध, पुरातात्विक शोध और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो वहां पे आपने कुछ और पढ़ रखा होगा, और हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है वो 647 से 1206, अर्थात इस बीच के जो इतिहास को हम जानते हैं वो किन किन स्रोतों से जानते हैं। तो हम आपके सामने उन महत्वपूर्ण स्रोतों की चर्चा करेंगे और उनको आप डायग्राम के माध्यम से ही वहां लिखने का काम करिएगा। मैंने अपने वीडियो में, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, वहां पे आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा मार्क्स पाना है तो आपको मैप का उपयोग करना होगा, आपको डायग्राम का उपयोग करना होगा, और डायग्राम के उपयोग से ही आप एग्जामिनर के सामने अपनी बेहतर कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपकी बेहतर कॉपी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छा नंबर प्राप्त करने का काम करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं इतिहास जानने के शोध, और कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे ही डायग्राम में बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके माध्यम से वहां पर उसको उतारने का काम करिएगा। तो हम देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इतिहास जानने के कितने शोध होते हैं, बताइए जरा थोड़ा, तो कितने होते हैं? 3 शोध होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? पहला है आपके सामने साहित्यिक शोध। क्या है? साहित्यिक शोध। दूसरा है पुरातात्विक शोध, और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, ये कुल 3 स्रोत हैं, और इन 3 स्रोतों के माध्यम से ही हम इस बीच के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके जो मुख्य स्रोत हैं उसका अवलोकन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम चर्चा कर सकते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक इतिहासकार थे कश्मीर के, जिनका नाम था कल्हड़। तो कल्हड़ की जो रासरंगणी है वो भी क्या होती है? हमारे इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं विल्हड़ के विक्रमांकदेव चरित की। क्या? विल्हड़ के विक्रमांकदेव चरित। ठीक है, इसके अलावा पद्मगुप्त की नवसाहसांक चरित, पद्मगुप्त की नवसाहसांक चरित, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित। ठीक है, वागपति की गौरव। ठीक है, ये सब क्या है? कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से इसके बीच के इतिहास को हम जानने या लिखने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पुरातात्विक शोध की। आपको पता होगा कि पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, ये सब क्या है? इतिहास जानने या इतिहास को लिखने का काम करते हैं। तो पुरातात्विक शोध में हम चर्चा कर सकते हैं अभिलेखों की। तो जैसे एक अभिलेख है जो कि जानकारी देता है प्रतिहार वर्ष की, वो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, इसके अलावा हम चर्चा कर सकते हैं संजन कामले की, जो राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वो त्रिकोणात्मक संघर्ष के अंतर्गत उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। और क्या कह सकते हैं हम? बादल स्तंभ लेख, जो कि पाल वंश के बारे में जानकारी देता है, और राधनपुर लेख है। ठीक है, नौसारी अभिलेख है,
ठीक है, ये सब कुछ अभिलेख हैं या पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को लिखने का काम करते हैं। इसके अलावा हम विदेशी यात्रियों में देख सकते हैं, जैसे हमने अपने उस सिलेबस में या प्रथम सेमेस्टर पढ़ा था कि जो चीनी यात्री होते हैं या जो यूनानी लेखक हैं वो विदेशी यात्रियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैसे इस काल में जो प्रमुख विदेशी यात्री हुए उनमें हम अरबी यात्रियों के रूप में देख सकते हैं सुलेमान का नाम ले सकते हैं, अल-मसूदी का नाम ले सकते हैं, अल-मसूदी हो गए, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अल-बरूनी। अल-बरूनी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री होते हैं जो उत्तर भारत की राजनीति को बड़े अच्छे से अवलोकित करते हुए उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इसके अलावा तिब्बती लेखक हैं तारानाथ। तो ये कुछ विदेशी यात्री हैं जो भारत के इतिहास को लिखने का काम करते हैं, भारत के इतिहास के विषय में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए हम इस काल के इतिहास को भली भांति लिखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है, चाहे वो शॉर्ट आए या वेरी शॉर्ट आए या लॉन्ग में आए, आप डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए इसको लिखने का प्रयास करिएगा। और उसके बाद ही आप जो है अगर लॉन्ग में आता है तो इसको थोड़ी सी व्याख्या कर सकते हैं वहां पे आप। तो सूक्ष्म रूप में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए उपयोगी भी होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।